मतलब हर एक बेस्ट 100 आज मिलेंगे आपको। 102 वर्षीय कोकीची अकुजावा, कितना बढ़िया नाम, आवा, ओके। कोकीची अकुजावा किस देश के सबसे ऊंची और प्रतिष्ठित चोटी माउंट फूजी पर चढ़ गए? क्या जरूरत था, अभी चढ़ गए, इस वजह से करंट अफेयर बन गए। हालांकि इनका कोई नया काम नहीं है। ये सबसे पहले जान लो कि ये जो माउंट फूजी है ये जापान की सबसे हाईएस्ट चोटी है, जापान की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी ये। अच्छा एक बात और है, जब हम 7वीं 8वीं में हुआ करते थे अब पर्वत की चोटी, तो हमको चोटी मतलब जैसे नहीं लड़कियां वो चोटी वोटी बना लेती हैं, तो हम सोचते थे उसको चोटी क्यों कहते हैं भाई, ये 6वीं 7वीं की बात होगी। बड़ा कंफ्यूज रहते थे उस समय कि यार चोटी तो लड़कियां बाल में बनाती हैं। अच्छा इसलिए होता क्योंकि वो भी तो उनके सरवा पे सबसे ऊपर होता, हाईएस्ट चोटी, तो इसी तरह। लेकिन माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है। ये भाई 2019 में भी, ठीक है ना, 2019 में भी जब 96 वर्ष के थे, 96 वर्ष आयु के थे, तब भी एक राउंड इस पहाड़ पे इन्होंने चढ़ाई की। मन नहीं माना इनका, कहने दोबारा, अब ये 102 वर्ष की आयु में दोबारा, ठीक है ना, अब इनकी 102 वर्ष आयु है, दोबारा चढ़ाई कर दिए कोकीची अकुजावा पे, मतलब कोकीची अकुजावा ने माउंट फूजी पे। कितने लोग बता सकते हो कि जो कोकीची अकुजावा हैं पुरुष हैं कि महिला हैं? पुरुष हैं कि महिला है? लो शकल देख लो, अरे भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, जापान के लो शकल देख लो, बताओ पुरुष हैं कि महिला हैं? सर ये पुरुष है, जान लीजिए ये पुरुष है। कोकीजी अकुजावा मेल पर्सन है, नमवा से फीमेल लग रहा होगा, है नाम से फीमेल लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन ये पुरुष है। तो भैया 102 साल की उम्र में पहाड़ चढ़ रहे हैं। अब इनकी जो वाइफ, पता नहीं मुझे नहीं जानकारी है कि नहीं है, अगर होती तो कहती कोई काम नहीं है ना, खाली जाके पहाड़वा पे चढ़ जाते हो ना तुम, और फिर रिकॉर्ड बनाते हो, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा लिए। तो कोकीची अकुजावा, अब ये नया करंट अफेयर है, आपको ये रट के रखना है, ठीक है ना। आइए एक लोग इसी में महाराणा प्रताप की जय लिख रहे हैं। अच्छा तो महाराणा प्रताप की जय और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय नहीं, गांधी जी की जय नहीं, भगत सिंह जी की जय नहीं, तुम खाली जय जय लिखते रहो महान लोगों के बारे में, ठीक है, पढ़ो मत। वो लोग अपना कर्म करके चले गए, महाराणा प्रताप की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अजीब यार, दोनों लोग अपना कर्म किए हैं, तुम्हारी तरह कमेंट बॉक्स में आके कमेंट नहीं कर रहे हैं। बस 102 वर्षीय कोकीची अकुजावा सबसे ऊंची पहाड़ी पे चढ़ गए हैं। अलग है, सब जाति धर्म देश के नाम पे नारा लगाए रहते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई मदर मैरी कम टू मी, इतनी चालाक ये महिला है, ऐसा किताब का नाम रखी है कि ऐसे सुन के लगेगा कि जैसे भगवान इसके पास आ गए हो। एक्चुअली मदर मैरी, ये नहीं जैसे ईसा मसीह लोग, ये लोग बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए भाई, इनके जैसा तो संभव ही नहीं पृथ्वी पे। तो मदर मैरी ये बहुत बड़ी संत हैं ईसाई धर्म में, मदर मैरी। लेकिन मजेदार बात रहा है, अरुंधति राय की मम्मी का नाम है मैरी रॉय, ठीक है ना, मैरी रॉय, इनकी माँ की माता जी, ठीक है ना, इनकी माता जी मैरी रॉय हैं, उनके ऊपर ये किताब लिखी है अरुंधति रॉय। ये बहुत बड़ी शिक्षिका हुआ करती थी इनकी माताजी। तो मदर मैरी कम टू मी अरुंधति राय की लेटेस्ट बुक है। अब अरुंधति राय अपने उस किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए बुकर प्राइज भी प्राप्त कर चुकी हैं 1997 में। इनकी एक बड़ी फेमस किताब है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है ना, इनकी एक बड़ी फेमस किताब है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये ओरिजिनली, अच्छा अरुंधति राय भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो सर ये मेघालय से बिलोंग करती हैं, मेघालय से बिलोंग करती हैं। 1961 में इनका जन्म हुआ है, शिलोंग की रहने वाली हैं, वर्तमान में 63 वर्षीय हैं, बड़ी फेमस किताब लिखी है। अच्छा दो बड़े फेमस राइटर इस समय दो किताबें लिखी, एक तो ये लिखे, कल है हम लोग ये पढ़े थे, अमीश त्रिपाठी टाइगर वॉरियर्स चोलास के बारे में लिखे, नहीं अमीश त्रिपाठी ने टाइगर वॉरियर्स चोलास के बारे में लिखा है। अच्छा अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। अच्छा अभी 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला है? भानु मुस्ताक को, हार्ट लैंप नामक किताब के कारण। फिलहाल न्यूज में अरुंधति राय जी हैं, मदर मैरी कम टू मी के ऊपर किताब लिखी है। ऐसा नहीं लग रहा हथवा में सिगरेट, अच्छा हाँ हथवा में बीड़ी ली है यार, ये बात सही है। इनको पता है ना कि बीड़ी सस्ता हो गया है, इनको पता है ना कि बीड़ी पर जीएसटी कम है, जीएसटी कम है, एक्चुअली इनको पता है बीड़ी पर जीएसटी कम है। तो सोचो अरुंधति राय, मदर मैरी कम टू मी। देखो हम तुम सोचेंगे कि किताब के ऊपर ऐसे नहीं, ये लोग समाज से 1 फुट ऊपर हैं, 1 फुट ऊपर, ये लोग कुछ भी लिखे सब सही है, सब ठीक है, कोई इनको कुछ नहीं कहेगा। बल्कि चारों नेता विधायक मंत्री बढ़ के लोग मिलेंगे, बधाई हो मैडम आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है, तुम एक को किताब ऐसे लिख दो जिसपे तुम बीड़ी लेके ऐसे खाली खड़े हो जाओ, मोहल्ला वाले चप्पल लेके दौड़ा लेंगे, है इनका लड़का बीड़ी पीता है, हालांकि लड़का लड़कियां इनका बीड़ी पीता है छुप के। तो मदर मैरी कम टू मी, ठीक है, ये बात याद रखेगा। इनकी मम्मी का नाम है मैरी राय, याद रखना, आजीवन पूछे जाने वाली किताब है। अगले पॉइंट पे आएंगे। हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जब तक तुम यूएस ओपन करो, देखो ऑस्ट्रेलियन भी पूछेगा ही पूछेगा, फ्रेंच भी पूछेगा ही पूछेगा, तो क्यों ना एक बार दोहरा लिया जाए। सर ऑस्ट्रेलियन की बात की जाए तो जैनिक सिनर जीता है पुरुष में 2025 का, और महिलाओं में मैडिसन कीज जीती है। अगर सर फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो कार्लोस अल्कराज जीता है 2025 वाला, और महिलाओं में कोको गॉफ जीती है, कोको गॉफ। इससे क्या हुआ कि ये वाला दोनों दोहरा गया ना, दोहराना, क्योंकि ग्रैंड स्लैम का क्वेश्चन को आना जरूर है। फिलहाल सर
अभी 2 दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि आर्याना सबालेका महिलाओं वाला जीत गई है यूएस ओपन, बेलारूस की सबालेका, ठीक है ना। अब पुरुषों वाला लहा लिया है कार्लोस अल्कराज ने। हालांकि कार्लोस अल्कराज इससे पहले भी 2022 में जीते थे, ठीक है ना, यूएस ओपन जीते, ठीक है ना, 2022 में भी यूएस ओपन जीते थे, लेकिन अब की बार जैनिक सिनर हार गए मेरे यार। तो कार्लोस अल्कराज वर्सेस जैनिक सिनर, ये इटली का प्लेयर है और कार्लोस अल्कराज स्पेन का प्लेयर है। कोको गॉफ यूएसए की प्लेयर है, मेडिसन कीज यूएसए की प्लेयर है, जैनिक सिनर इटली का प्लेयर है, कार्लोस अल्कराज स्पेन का प्लेयर है। कई बार इनकी कंट्री ही पूछ देता है। और आर्याना सबालेका बेलारूस की प्लेयर है सर। ये कहां की प्लेयर है लल्ला? बेलारूस की प्लेयर है। तो कुल मिला जुला करके यूएस ओपन का आयोजन हुआ और रगड़ दिया कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सिनर को। तो एक बात बताएं, तुम लोग नौकरी कर करके कितना पैसा जुटाओगे? जीता है ना, मजाक है। एक ओपन जीता है, 44 करोड़ रुपया इसको मिला है, 44 करोड़ रुपया। हम ही सोच रहे थे नोवाक जोकोविच वगैरह कितना कमा कमा रख लिए होंगे। भारत के हीरो लोग एक पिक्चर करते हैं तो 4 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ 6 करोड़ लेते हैं। ये सब साल में इसे कितने ओपन खेलते हैं, ये सब बहुत अमीर हैं यार। भारतीय मुद्रा में जीत के 44 करोड़। आप कहो पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अगर आपकी माताजी दादी नानी जी लोग हमको सुन रही हो तो आंटी देख लीजिए, एक मैच जीता है, ऐसा ये कई मैच जीत चुका है, अरबों रुपया है, शादी नहीं हुआ देख लीजिएगा, बढ़िया लड़का है। बता देना चाहिए कि ठीक है ब्याह शादी हो तो तय करवा लीजिएगा। हाँ अभी शादी नहीं हुआ है, अभी है, देखिए। चलो भाई हम लोग बड़े हैं, शिक्षक हैं, अब कितनी बिटिया बिटवा यहाँ पे हैं, तो शादी विवाह भी कोई आता है तो हम बता देते हैं कि देखो ये है, अगर देख सको शादी, पापा को भेज सको तो देख लो। 44 करोड़ तो एक में लपेट दिया है, अरबों रुपया है। 1 महीना भी शादी करके तलाक ले ली तो कम से कम 1.5-2 अरब तो तुम्हारा होगा, अधियात होगी ना उसको। इनका जो मुंह बना बने रह जाएगा। सिकंदर जैसा आदमी भारत में आया तो फंस के रह गया। ई कहाँ है? सिकंदर भी भारत आके जो सबसे बड़ी अच्छी या बुरी काम किया था, सिकंदर भारत आके शादी कर लिया, उसके 4 महीना बाद मर गया, 4 महीना बाद मर गया। शादी किया भारतीय लड़की से किया था। खैर अगले पॉइंट, अभी 22 साल का है भैया, तुमसे बड़ा है उम्र देख के, 22 साल का है, बाप रे बाप। इसे कह दे क्या एसएससी की तैयारी कर ले किस मुंह से कहेंगे। खैर अगले पे आओ, शिगेरू इशिबा, चाचा हार गए। चाचा हमारे विधायक थे लेकिन प्रधानमंत्री का पद का चुनाव हार गए हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, जापान में 2 सदन है, एक है लल्ला ऊपरी सदन और एक है निचली सदन। ऊपरी सदन में टोटल सीट जो है वो है 248। शिगेरू इशिबा की जो पार्टी है जिसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन पार्टी गुरु? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इस पार्टी को इस टोटल सीट में से मिनिमम 125 सीट चाहिए थी, ये विन के लिए जरूरी था, लेकिन इनकी पार्टी के पास 75 सीट पहले से था, 47 ठो और जीते। कुल मिला जुला करके 122 सीट पर पहुंचे, 3 सीट से झिंगा लाला हु हो गए, हार गए। पूरे जापान के इतिहास में पिछले 155 साल में यह पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का मत हासिल करने में हार गया। तो शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री पद का चुनाव हार चुके हैं, हालांकि अभी पद पर बने हुए हैं जब तक कि दूसरा प्रधानमंत्री न बन जाए। कल देर रात में फ्रांसूसा बरुआ करके है, ओ फ्रांस का राष्ट्र प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है मेरे भाई, इसको याद रखिएगा, ये बहुत लेटेस्ट है। तो वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो जापान के प्रधानमंत्री गए, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। कई बार तुम लोग सो के उठते हो, अकड़ गया, इधर जकड़ गया, पैरवे नहीं उठ रहा है। एक्चुअली आप लोगों को योग और फिजियोथेरेपी की दिवस है, की जरूरत है। वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी, मतलब गुरु वर्ल्ड कन्फेडरेशन, वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल थेरेपी, वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। और कहां पे हुई थी सर? यूनाइटेड किंगडम में। इसने कहा कि अकड़न जकड़न दूर करने के लिए शरीर का सही पोस्चर में बैठना, सही से अपने कार्यों को शारीरिक मुद्राओं के साथ संपादित करना बहुत जरूरी है। तो इसकी स्थापना हुई 1951 में 8 सितंबर को। फिर इसने कहा कि यार फिजियोथेरेपी के लिए एक दिवस मनाया जाना चाहिए। यह बात इसने कही 1996 में। लोगों ने पूछा कब मनाया जाना चाहिए, ये बोला जिस दिन हमारी स्थापना हुई थी वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी की। लोगों ने कहा ये लो इनाम, 8 सितंबर फिजियोथेरेपी दिवस। तो 8 देखो 9 सितंबर लिख के हंस रहा है, मरईबा सही हो जीवा, हट। 8 सितंबर को मनाया गया विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। अब अगर ऐसी मैडम आके फिजियोथेरेपी करने आवे तो हम लोग तो ऐसे ही बीमार पड़े रहे, मैडम बहुत बीमार है, बहुत दर्द है, हाथ खींच दीजिए। तो नहीं, इसमें हमारे कितने स्टूडेंट बैठे हैं भाई, सही से बताओ। अगर ऐसी मैडम जी आ जाए नर्स और कहें सर आपके कंधे में दर्द तो नहीं है, तो तुम लोग तो दिन भर झूले ही रहोगे ना। मैडम थोड़ा सा कंधवा सही कर दीजिए, तो थोड़ा सा देखिए तो कहाँ खींच रहा है, बहुत नालायक टाइप के हो। ये जानबूझ के बुढ़ऊ ऐसे बैठे हैं, फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, उम्र नहीं देख रहा है, बुढ़ौती में होता है चाचा। जाओ तुम घर जाओ, इसको बोल देना हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग घर चली जाना तुम। 8 सितंबर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। ये सब समझ बूझ के पढ़ना चाहिए। दुनिया है, एक को गमला लिए बैठे हैं, सौख देखिए। खैर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर। अब देख लो भैया, हेल्दी एजिंग प्रिवेंटिंग फेरलिटी एंड फॉल्स, ठीक है ना। 1996 में पहली बार मनाया गया था। अगली बार आइएगा
अब तुम लोग 8 सितंबर नहीं भूलोगे, ठीक है ना, 8 सितंबर मत भूलना। चलो अगली बात, पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए बढ़ावा। वैसे पर्यावरण का संरक्षण ये जान लो आर्टिकल 48A में आता है, ठीक है ना, ये भी याद रखने वाली बात है भाई, हम लोग से तो पॉलिटी भी पूछता रहता है। के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सर सुनिए, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ये क्या बोल दिए गुरु, ये जो मैंने बोला ये इसका पुराना नाम है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ये पुराना नाम है, ठीक है ना। अब नया नाम क्या हो गया है? राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जगह अब यहां पे जल विद्युत निगम हो गया है। खैर, इस संस्था की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और इसके जो वर्तमान हेड बनाए गए हैं वो भूपेंद्र गुप्ता जी को बनाया गया है। ये किसका स्थान ले रहे हैं सर? राजकुमार चौधरी। राजकुमार चौधरी की जगह, ठीक है ना, राजकुमार चौधरी की जगह, राजकुमार चौधरी की जगह भूपेंद्र गुप्ता जी को नया अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का। लेकिन याद रखना, जब इसकी 1975 में स्थापना हुई थी तो इसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, पावर कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। अब बदल गया। ये भूपेंद्र गुप्ता जी हैं जो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के नए संरक्षक बनाए गए हैं और एनएचपीसी का काम होता है कि भाई थोड़ा पर्यावरण को संरक्षण को बढ़ावा देता रहे, ठीक है। अगले पाएंगे, बिहार में आयोजित किए गए एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? सर ये तो हम लोग कल ही पढ़ लिए थे, लेकिन फिर आपका मन है कि एक बार दक्षिण कोरिया को बेइज्जत करने का कर लीजिए। भारत वर्सेस दक्षिण कोरिया हार गया ससुरा 4-1 से, हार गया 4-1 से। बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया गया, राजगीर में। अच्छा, भारत इससे पहले इसको 4 बार जीत चुका है। 2007 में भी भारत एशिया कप हॉकी का जीता है, 2003 में भी जीता है, 2017 में भी जीता है, 2025 में भी। तो अब की बार चौथी बार भारत एशिया कप, और ये जीत करके भारत कहां पहुंच गया? वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्योंकि एक तरीके से वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई, ठीक है ना। भारत ने क्या कर लिया है गुरु? क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप 2026 के लिए। तो ये है भारतीय टीम जो एशिया कप राजगीर बिहार में एकदम चैंपियन बन गई है, ठीक है। चलो, ये हम लोग चूंकि पहले पढ़े भी थे तो इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे, अगले पे आ जाएंगे। दक्षिण कोरिया, आजकल दक्षिण कोरिया की लंका लगी है। इधर हमारे बिहार में राजगीर में हारे, अब इनके देश में घुस करके इन्हीं के शहर में तीरंदाजी में हम लोग तीर मार के आए हैं। भारत वाले बाण मारने में तो बहुत पहले से आगे हैं ना, हम लोग के बाप दादा के जमाने से हम लोग शिकार करने के लिए बाणें तो मारते थे। तो इस बार भी हमारे 3 तीरंदाज पहुंच गए देश के, जिसमें कि ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश जी। कौन कौन पहुंचे सर? ऋषभ यादव, प्रथमेश, ठीक है ना, प्रथमेश जी और सैनी जी, क्या अमन सैनी, अमन सैनी, ये अमन सैनी जी, ये 3 खिलाड़ी पहुंचे। बाप दादाओं की परंपरा, हम लोग आदिमानव काल से तीर मारते आ रहे हैं, ये चले हम लोग से तीरंदाजी खेलने। तो पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में हम लोग स्वर्ण पदक झटक लिए कि आओ ऐसी की तैसी, समझो ना, स्वर्ण पदक लेकर के आ गए और मजा ही आ गया है। तो आजकल दक्षिण कोरिया का किस्मत ठीक नहीं चल रहा है। भारत में आया तो हॉकी हार गया, अब भारत जब यहां पहुंचा तो तीर मार के चला आया। ये बहुत सही हुआ है। तो ये है 3 लोग का एकदम झुकेगा नहीं साला, हार जीत के ही निकलेंगे। यही है तीनों लोग, ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश जी, जो वही पुष्पा स्टाइल लिए हुए कि झुकेगा नहीं साला, बाण मार के आए हैं, समझ रहे हो। तो अब याद रखिएगा, पूछ देगा एमटीएस के पेपर में इस तरीके के खूब पूछता है कि हाल ही में अमन सैनी चर्चा में रहे, वह किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। प्रथमेश तीरंदाजी से, ऋषभ यादव तीरंदाजी से। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत गोल्ड मेडल जीता है। तो छोटी मोटी न्यूज नहीं है ये कि तुम सोचे मोहल्ले की न्यूज है निकाल ले गुरु, ऐसे कैसे निकाल लोगे? मोहल्ले की न्यूज है, नंबर चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। 1 सेकंड आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन आ जाओ। हाई लो, तुम आंसर करो, हम एक थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं, कर लें। लो कर लिए, हाँ। 28वीं, तो अच्छा हंसी मजाक में मैं जानबूझ करके समझाता हूं, ये जो आज करंट अफेयर है ना, 2 महीना बाद यही बात याद नहीं आती है। गुरुजी 1 साल का करंट अफेयर पढ़ा दीजिए तब तुम लोग कहते हो। 28वीं टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? सर भारत में किया जा रहा है। भारत में, वो भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा, भुवनेश्वर। यहां मैं गया हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं जिस दिन गया था मैं वहां जा न पाया, कुड़ार सूर्य मंदिर और वो बालाजी, वो आपके हाँ जा ही नहीं पाया था। हम बड़ा जुगाड़ में थे, लेकिन समूह को फ्लाइट थी, भाग आए। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। एक्चुअली अभी भारत ने जो कहा, क्या कहा जाता है कि 11 से लेकर के 15 अक्टूबर, 11 से 15, यार एक लड़का पूछ रहा है कि सर तीरंदाजी में किसको हराया है? फ्रांस को हराया है जी, फ्रांस की टीम को 235 के मुकाबले 233 से हराया है भारत ने तीरंदाजी चैंपियनशिप में। अच्छा, 11 से 15 अक्टूबर 2025, ठीक है, 11 से 15 अक्टूबर 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन होगा। अच्छा ये जानो, जो देखो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन 2026 के लिए ये क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी है। यहां पे आकर के जो टीमें खेलेंगी उनमें से 13 टीम को ये कहा जाएगा कि भैया तुम जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महासंघ का 2026 का प्रतियोगिता होगा, तुम इसमें क्वालिफाई करोगे। जैसे अभी बिहार के राजगीर वाला हुआ तो भारतीय हॉकी टीम
चैंपियन बनी, अब वो वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर गई। तो जो वर्ल्ड लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं ना, उनके लिए अक्सर क्वालिफायर होते हैं। तो ये जो 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, ये भी भारत के उड़ीसा में भुवनेश्वर में क्वालिफाइंग ही हो रही है। इससे पहले कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस गेम्स का आयोजन भी 2017 में उड़ीसा ने एक बार किया, 2019 में। मतलब उड़ीसा आजकल दो जगह आजकल नए खेल हब के रूप में बनकर के उभर रहे हैं। एक तो बिहार में भी अगर पिछले एक साल में नोटिस करो तो खूब खेल का आयोजन हो रहा है, और दूसरा यही है उड़ीसा, इसमें यहां भी खूब खेल का आयोजन हो रहा है। ये अच्छी बात है, होने से इकोनॉमी डेवलप होती है, बढ़िया रहता है, सब व्यवस्था बना रहता है। तो भैया टेबल टेनिस, टीटी, टक टक टक, अड्डा में भी दिन भर सब ये खेलते हैं। एक उधर हम लोग के कैंटीन साइड रखा हुआ है टेबल, अब हमको तो सहूर नहीं है, ऐसे आ जाएंगे माँ टकाटक खेलते रहेंगे। अब खलिहर टाइप के, तो अड्डा में ऐसे सर लोग देख लेते हैं कि अच्छा खलिहर है, रुको बताते हैं तुमको, पता ही नहीं चलता है उन लोग को। वो तो सोचते हैं कि अड्डा में जैसे मतलब कुछ खलिया लोग काम नहीं करना चाहते, इधर उधर मजा है, अपना आनंद है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जो टेबल टेनिस खेलता है वो खलिया है अड्डा में या कहीं भी, मेरे इसका मतलब मत निकालिएगा, लेकिन होता बहुत है, ठीक है ना। हाँ, नहीं चाटो मतलब निकालने ये ऐसे कहे थे, नहीं भाई मैं हाथ जोड़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहता। नहीं दूठवा के आरोप लगा दे तो हमसे इससे का मतलब खेलो, चाप के खेलो। टीटी 28वां एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा में किया जाएगा, वहां भी जाके खेल लो। अगले पे आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। अब ये लिखा है केजीएस ढिल्लन ने, इसमें कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम बताएंगे, जो भारत एकदम डीप में घुस के पाकिस्तान को स्ट्राइक किया। लेकिन यहां पे जो हम लोग को रटने की चीज है, अब ये कौन नहीं जानता है कि हम लोग पाकिस्तान में जाकर के 3 तूफान करके आए थे, ये सभी लोग जानते हैं। तो एक्चुअली इसके अंतर्गत जो हम लोग याद कर सकते हैं वो ये कि भारत ने ये जो घटना घटी थी बैसरन घाटी में घटी थी। पॉइंट नंबर 1, पहलगाम का अटैक किस दिन हुआ था सर? सर 22 अप्रैल को हुआ था, 22 अप्रैल ना, 22 अप्रैल को हुआ था सर। भारत ने जवाबी कार्रवाई कब की थी सर? 7 मई को की थी। कितने बजे की थी सर? भोर में 1:23 लगभग, ठीक है ना, ये लगभग समय है, एग्जैक्ट तो खैर क्या ही कहा जाए, 1:23 AM पर किया था सर। ऑपरेशन सिंदूर का जो लोगो है वो किसने बनाया था? एक तो हवलदार थे सुरिंदर सिंह जी, एक हवलदार सुरिंदर सिंह जी, और लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता। जो ऑपरेशन सिंदूर का वो जो लोगो नहीं है, ये वाला ऑपरेशन सिंदूर का, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है कि इसको बनाया किसने? इसको बनाया हवलदार सुरिंदर सिंह जी ने और लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता जी ने, ये लोगो। अच्छा, ये तो